हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम देखेंगे फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में। अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो फ्लोरोक्विनोलोन्स आर द सिंथेटिक फ्लोरिनेटेड एनालॉगस ऑफ द नैलिडिक्सिक एसिड। ये किसके एनालॉगस है? नैलिडिक्सिक एसिड के। लेकिन ये नैलिडिक्सिक एसिड क्या है? ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज़ किया जाता है और इसके एनालॉगस जो है वह हमारा कौन है? फ्लोरोक्विनोलोन्स है। तो इम्पॉर्टेंट फ्लोरोक्विनोलोन्स आर नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, पेफ्लोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लोफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन। और ये क्या है? ये पूरे क्या है? इम्पोर्टेंट फ्लोरोक्विनोलोन्स है। अगर हम इन सारे ड्रग्स को कैटेगराइज करेंगे यानी कि क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसका क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों, इसका क्लासिफिकेशन होता है फर्स्ट जनरेशन एंड द सेकेंड जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे कौन कौन आ जाएंगे? नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, पेफ्लोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लोफ्लॉक्सासिन। देखिए ये फ्लॉक्सासिन 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 सभी जगह सेम है। यहाँ पर क्या लगा है? नॉर, सिप्रो, पेप्लो, ओ। यहाँ पर ए ऐसा हो सकता है। फर्स्ट जनरेशन का एक क्लासिफिकेशन है। उसके बाद में सेकेंड जनरेशन का क्लासिफिकेशन देखेंगे फ्लोरोक्विनोलोन्स का। तो एग्जाम्पल है लियोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, जेमीफ्लॉक्सासिन, प्रोफ्लीफ्लॉक्सासिन। तो ये क्या थे? सेकेंड जनरेशन के क्या थे दोस्तों? एग्जाम्पल थे। अभी हम इसकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी देखेंगे फ्लोरोक्विनोलोन्स की। तो ये क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ये पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर भी अफेक्ट हो सकता है और नेगेटिव बैक्टीरिया को भी इनिबिट कर सकता है दोस्तों। तो क्या है? स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। अगर हम उनका मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे तो देखिए फ्लोरोक्विनोलोन्स इनिबिट बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस। ये क्या करता है? बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए सिंथेसिस होता है उसकी वजह से वो बैक्टीरिया क्या हो पाता है? जीवित रह पाता है। लेकिन हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या करता है? सीधा बैक्टीरिया के जो डीएनए सिंथेसिस होता है उसके ऊपर अफेक्ट करता है और बैक्टीरिया को क्या करता है? किल कर देता है। इसलिए क्या है? बैक्टीरियासाइडल कहते हैं। साइडल यानी कि किल करना और स्टैटिक यानी कि क्या? इनिबिट करना। ये क्या करता है? बैक्टीरिया को सीधा किल करता है। इसलिए क्या है? बैक्टीरियासाइडल। तो क्या करता है? डीएनए सिंथेसिस को। तो हमें पहले ये देखना होगा कि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए सिंथेसिस कैसे होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए डायग्राम बनाया है डीएनए सिंथेसिस कैसे होता है। सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर डीएनए डबल हेलिक्स होता है। मोटी तौर पर देखा जाए तो ए डायग्राम और डिटेल वाइज ए डायग्राम। तो सबसे पहले हम मोटे तौर पर देखते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर डीएनए डबल हेलिक्स होता है। ये जो है ना वो डबल हेलिक्स है। उसके बाद में क्या होता है? इस डबल हेलिक्स के क्या बन जाते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। यानी कि एक स्ट्रैंड था तो यहाँ पर क्या बन गए? डबल स्ट्रैंड बन गए, यानी कि डबल हेलिक्स बन गए। यहाँ पर सिंगल हेलिक्स था दोस्तों, यहाँ पर क्या बन गए? डबल हेलिक्स बन गए। और इसी प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अगर और बाद में क्या होगा? ये डीएनए जो डबल हेलिक्स जो बने हैं यहाँ पर, तो वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि दो डीएनए बन जाते हैं। तो क्या होता है? एक डीएनए से क्या बनते हैं? दो डीएनए बनते हैं और इस सेपरेशन होने की प्रोसेस को कहते हैं डीएनए सेपरेशन दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले ये क्या है? डबल हेलिक्स है। ये क्या है? डबल हेलिक्स। अभी अगर मैं यहाँ से कट करूँ और ए वाला स्टैंड खींचूँ और ए वाला स्टैंड खींचूँ तो कुछ ऐसे बनेगा ना दोस्तों। तो कट करने का काम करता है यहाँ पर डीएनए हेलिकेज। ये क्या है? एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है? ये जो स्ट्रैंड बने हैं इसको क्या करता है? इलोंगेटेड करता है, यानी कि सेपरेट करता है। ये कट कर कर क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। कौन? डीएनए हेलिकेज। अगर मान लो कि मैं यहाँ से खींचूँ तो ये जो स्ट्रैंड बने हुए थे, हेलिक्स बने हुए थे, ये क्या हो गए? नज़दीक आएंगे, काफ़ी नज़दीक आएंगे। तो ऐसे इसे क्या कहते हैं? सुपर कॉइलिंग कहते हैं। इसे कहते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। और एक समय ऐसा आएगा कि ये डीएनए हेलिकेज कट कर रहा था और दोनों को सेपरेट कर रहा था। इस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग की वजह से उसका जो ये प्रोसेस है वो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। तो ऐसा न हो इसलिए कौन मदद करता है? डीएनए गायरेज। इसे टोपो आइसोमरेज 2 भी कहा जाता है। ये डीएनए गायरेज क्या करता है? ये जो काफ़ी नज़दीक आए हुए थे ना वो जो सुपर कॉइलिंग, वो क्या है? पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। उस पॉजिटिव कॉइलिंग को नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में ये तब्दील करता है। यानी कि देखो जो नज़दीक आए थे उनको क्या दूर दूर करता है। कौन करता है? हमारा
डीएनए गायरेज क्या कौन करता है, डीएनए गायरेज। इसको याद रखिएगा क्योंकि हमारा जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है वो यहाँ पर इनिबिट करता है, तो इसे याद रखिएगा। डीएनए गायरेज क्या करता है, जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हुई है उसे क्या करता है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में तब्दील कर देता है दोस्तों। ओके, उसके बाद में डीएनए हेलिकेज अपना काम कर ही रहा है, कट कर रहा है, खींच रहा है, यानी कि सेपरेट कर रहा है। उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज इस दोनों स्टैंड पर आ जाते हैं और एक डुप्लीकेटेड और एक स्टैंड बनाते हैं कुछ ऐसी तरीके से। तो ऐसे बनते ही जाता है और आखिर में क्या हो जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि यहाँ पर 2 डबल हेलिक्स स्टैंड बन जाते हैं। अभी इसको यहाँ से कट कर कर दोनों को अलग करना है, तो ये अलग कौन करता है, टोपो आइसोमरेज 4। ये टोपो आइसोमरेज 4 क्या करता है, ये जो टोपो आइसोमरेज 4 है वो डीएनए को क्या करता है, पूरी तरीके से सेपरेट करता है। इसे कहते हैं डीएनए सेपरेशन। इसको क्या कहते हैं, डीएनए सेपरेशन। फिर से एक बार मैं ओवरव्यू कर देता हूँ। पहले डीएनए का डबल हेलिक्स था, अभी क्या कर रहा है, हमारा डीएनए हेलिकेज आएगा, इसको कट करेगा और दोनों को सेपरेट करेगा, दोनों स्टैंड को। अभी इस स्टैंड को सेपरेट करेगा तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग की वजह से डीएनए हेलिकेज का काम स्टॉप हो जाएगा। तो कौन मदद करेगा, हमारा आ जाएगा डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज क्या करता है, ये जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो रही है इसको क्या करता है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में ये तब्दील कर देता है। उसके बाद में डीएनए हेलिकेज अपना काम करेगा और डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आ जाता है और एक डुप्लीकेट स्टैंड बनाता है। उसके बाद में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन ये कुछ ऐसे होता है। उसके बाद में इन दोनों का भी सेपरेट करना है, तो इनको सेपरेट करने का काम कौन करता है, डीएनए हमारा टोपो आइसोमरेज 4 करता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है, मैंने कहा था ये पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर भी अफेक्ट करता है, नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर भी अफेक्ट करता है। तो नेगेटिव बैक्टीरिया पर कैसे अफेक्ट करता है ये पहले हम देखेंगे। तो हमारा जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है वो सीधा डीएनए गायरेज को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ये जो डीएनए गायरेज है, मैंने यहाँ पर बताया था, ये नेगेटिव पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग से नेगेटिव सुपर कॉइलिंग बना रहा था। इसके ऊपर हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या करता है, इनिबिट करता है। अगर यहाँ पर इनिबिट करेगा तो रेप्लिकेशन भी नहीं होगा और डीएनए का सेपरेशन भी नहीं होगा। और डीएनए का सेपरेशन नहीं होगा तो बैक्टीरिया क्या जीवित नहीं रह पाएगा दोस्तों। अभी ये था, हमने देखा नेगेटिव में, देखा हमने ये कहाँ पर देखा, मोड ऑफ एक्शन नेगेटिव बैक्टीरिया में देखा। अभी पॉजिटिव में क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन इन द पॉजिटिव बैक्टीरिया। पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, हमारा फ्लोरोक्विनोलोन जो होता है वो सीधा टोपो आइसोमरेज 4 के ऊपर क्या करता है, अफेक्ट करता है। ये देखो टोपो आइसोमरेज 4, टोपो आइसोमरेज 4 क्या कर रहा था, जो डीएनए रेप्लिकेशन बनाया हुआ था उसको क्या कर रहा था, वो सेपरेट कर रहा था। लेकिन हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स यहाँ पर अफेक्ट करता है। अगर इसके ऊपर अफेक्ट होगा तो डीएनए का क्या जो रेप्लिकेशन हुआ था उसका सेपरेशन नहीं हो पाएगा और बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाएगा दोस्तों। तो ये क्या था, पॉजिटिव बैक्टीरिया पर यहाँ पर टोपो आइसोमरेज के ऊपर हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। ये था उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो अभी हम देखते हैं इसका फार्माकोकाइनेटिक्स। ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ओरल भी ले सकते हैं हम, आईवी रूट से भी ले सकते हैं, टॉपिकल रूट से भी हम फ्लोरोक्विनोलोन्स को ले सकते हैं हम। उसके बाद में हम देखेंगे वेल ऑब्जर्व फ्रॉम द गट। ये क्या है, हमारे गट में ही वेल ऑब्जर्व हो जाता है। बट फूड अगर पेट में रहता है हमारे तो क्या एब्जॉर्प्शन थोड़ा लंबा हो सकता है इसका। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी एंड एक्सक्रीटेड मेनली इन द यूरिन। यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है, ये एक्सक्रीटेड हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट हम देखेंगे तो नोसिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, और सीएनएस इफेक्ट देखेंगे तो हेडेक, इंसोम्निया, कन्फ्यूजन हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी हो सकती है, स्क्रीन रैशेस, इचिंग, फोटोसेंसिटिविटी। और मेन बात है, ये जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है वो क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। किसमें, प्रेगनेंसी में एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और एज बिलो 18 ईयर, जिनका एज बिलो 18 ईयर है उनको फ्लोरोक्विनोलोन्स नहीं दिया जाता और अरिथमिया के केस में भी अवॉइड किया जाता है। ड्रग इंटरेक्शन देखेंगे तो ये नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो पिफ्लोफ्लॉक्सासिन जो है वो क्या कर देते हैं, इनिबिट ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द थियोफाइलिन एंड द वारफेरिन। तो इनको क्या कर देते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म क्या करते हैं, इनिबिट कर देते हैं। ये इनका ड्रग इंटरेक्शन है। उसके बाद में हम देखेंगे उनका ड्रग रेजिस्टेंस। बैक्टीरिया क्या कर देता है, ड्रग रेजिस्ट कर देता है और
क्या कर देता है, हमारे ड्रग्स की जो एक्टिविटी वो स्टॉप कर देता है। किन केस में होता है, म्यूटेशन में। म्यूटेशन यानी कि जेनेटिक सीक्वेंस क्या कर देता है, बैक्टीरिया चेंज कर देता है, उसकी वजह से जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है वो बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाता। उसके बाद में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ अ डीएनए गायरेज बाय सम प्रोटीन्स। अभी हमने देखा था कि डीएनए गायरेज के ऊपर हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स अटैक कर देता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन बन जाते हैं, वो क्या करते हैं, इस डीएनए गायरेज को क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसलिए फ्लोरोक्विनोलोन्स यहाँ पर अफेक्ट नहीं कर पाता और हमारा बैक्टीरिया जीवित रहता है। और क्या है तीसरा, लो परमेबिलिटी ऑफ द ड्रग। ड्रग क्या होता है, कभी कभी ड्रग उसके बैक्टीरिया के अंदर नहीं जा पाता क्योंकि लो परमेबिलिटी की वजह से, तो बैक्टीरिया के जीवित रहने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो ये थे हमारे ड्रग रेजिस्टेंस। अगर हम अभी आखिर में देखेंगे यूजेस, तो यूजेस में क्या क्या आएगा, जो हमारा नॉरफ्लॉक्सासिन है, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का ड्रग है, वो यूटीआई, बैक्टीरियल डायरोसिस ड्यू टू द ई कोलाई, सिंगेला, साल्मोनेला, इनकी वजह से जो होता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बैक्टीरियल डायरोसिस जो होता है, वो इन केस में हम नॉरफ्लॉक्सासिन को यूज़ करते हैं। सिफ्रोफ्लॉक्सासिन में कहाँ पर यूज़ किया जाता है, टाइफॉइड में किया जाता है, कैनक्रॉइड में यूज़ किया जाता है। और ये मेनली टाइफॉइड कॉन्क्राइड किसकी वजह से होता है, मेनिंजोकोकाई, एंथ्रैक्स, बैक्टीरियल डायरोसिस, मेनिंजोकोकाई की वजह से होता है। और ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंथ्रैक्स में यूज़ किया जाता है, बैक्टीरियल डायरोसिस में यूज़ किया जाता है, यूटीआई में यूज़ किया जाता है। ये पिप्लोफ्लॉक्सासिन टाइफॉइड में यूज़ किया जाता है, यूटीआई में यूज़ किया जाता है, गोनोकोकल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, बैक्टीरियल डायरोसिस में यूज़ किया जाता है। ये ऑफ्लॉक्सासिन टीबी में, लेप्रोसी में और टिपिकल न्यूमोनिया में यूज़ किया जाता है। अभी हम देखेंगे लियोफ्लॉक्सासिन, जेमिफ्लॉक्सासिन एंड द मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ये जो सेकेंड जनरेशन के ड्रग है वो कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया में यूज़ हो जाते हैं और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी ये यूज़ होते हैं। और आखिरी ड्रग हमारा बचता है सेकेंड जनरेशन का प्रोलिफ्लॉक्सिन, ये यूटीआई एंड द ब्रोंकाइटिस में यूज़ होता है। तो ये दोस्तों हमने देखा फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।